कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है कन्यादान। यह आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित है। इसके रचयिता ऋतुराज जी हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से शादी के बाद एक स्त्री के जीवन में आने वाली परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। बच्चों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम कविता को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कविता में है क्या। तो कविता में विवाह के पश्चात यानी शादी के बाद बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है। अर्थात कि जब एक स्त्री का विवाह हो रहा होता है, शादी के टाइम जब वो कन्यादान माता पिता अपनी बेटी का कर रहे होते हैं, तब वो माँ अपने जीवन में जितने भी उसके अच्छे व बुरे अनुभव हैं वो अपनी बेटी को समझा रही होती, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके। चलिए और कविता को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब एक माँ बाप के लिए तो कितना दुख भरा दिन होता है, खुशी का भी दिन होता है और दुख का भी, क्योंकि वो अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है, क्योंकि जो बेटी होती है अब वो तो घर में प्यारी होती है माँ बाप की, अब उसको हमेशा के लिए अपने से विदा कर देना, दूर कर देना, तो उनके लिए बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक रहा है। बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वह अपने जीवन की अनमोल आखिरी पूंजी, अंतिम पूंजी को दान करने जा रही है। तो इसमें लगता है कि उसकी बेटी तो उसकी सारी जमा पूंजी है जो उसको अब अपने दान में दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई, यानी मैच्योर नहीं हुई। वह अपने नए जीवन व ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका कैसे सामना कर सकेगी। आगे पढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली व सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख मांचना नहीं आता था। अर्थात कवि कहते हैं, मतलब इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी व मैच्योर नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ माँ के यहाँ सुख और खुशियों को ही देखा है, और दुख और परेशानियों के बारे में उसे न तो अभी कुछ पता और ना ही वह उसको बांटना या हल करना आता है। मतलब दुख और परेशानियों को उसको अभी बांटना नहीं आता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लहबंद पंक्तियों की। मतलब अभी तो उसके सामने सिर्फ काल्पनिक सुखों की धुंधली सी तस्वीर है, उसे व्यवहारिकता का ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है। वह कैसे सारी जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियां व संघर्षों के बारे में उसको तो अभी कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। वह कैसे आने वाली परिस्थितियों का सामना करेगी कि शादी के बाद क्या क्या उसको देखना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बेटी तो अभी भोली और नादान है। उसने सिर्फ सुख ही सुख देखा है और अभी उसे दुख व परेशानी को बांटना और उसमें से निकलना नहीं आता, क्योंकि ससुराल में बेटी को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए माँ अपने जीवन में खट्टे मीठे अनुभवों से
सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख को अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। आगे बोलते हैं कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कहती हैं कि माँ अपनी बेटी को विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। वह कहती हैं, माँ बोलती हैं, शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह अस्थाई है। बाहरी रूप की अपेक्षा अपने अंदर के रूप को निखारना। फिर माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें कवि ने एक पावरफुल मैसेज भी दे रहे हैं, अभी हम इसको समझते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने और रोटियां सेकने के लिए ही करना है, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। मतलब इन पंक्तियों में माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं कवि, जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से दहेज लोभियों को भी सीख सिखाना चाहते हैं और देश की लड़कियों को, स्त्रियों को आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम जो आग होती है सिर्फ उससे रोटियां ही से मतलब खाना बनाने के ही काम आती हैं, वह जलने के लिए नहीं यूज़ करी जाती। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के, कि मतलब ये हमें वस्त्र और जो आभूषण है वह सुंदर तो प्रतीत आकर्षित भी लगते हैं, लेकिन वह एक सिर्फ वस्तु मात्र है। इन महिलाओं को बंधन में बांध देती हैं। इसलिए माँ अपनी बेटी से कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि यह सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। मतलब हमें कभी भी इन चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आज है ये चीज़, कल नहीं है, लेकिन जो हमारा अंदर का मतलब हम स्वाभिमान रहेंगे, अभिमान से रहेंगे, तो हम कभी भी इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीक्ष्ण प्रहार करके कवि ने दहेज में लालच में आकर जो बहुओं को आग के हवाले करते हैं उनके बारे में उन्होंने ये अपनी राय प्रकट करी है। और वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि यह सब सिर्फ मोह माया है जो महिलाओं के पैर की जंजीर बन जाते हैं। आगे बोलते हैं, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो अंतिम सीख देते हुए कहते हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, यह सब स्त्री के सुलभ गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। तो अंत में जो कवि हैं उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से माँ जो अपनी बेटी को सीख दे रही हैं कन्यादान के वक्त, कि बेटी को अबला व कमज़ोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने की को कहती हैं, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमज़ोर समझकर उनका शोषण व अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ कहती हैं कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करें और उनके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। कवि ऋतुराज जी अपनी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ लिखते हैं, मतलब जो आसपास में सामाजिक शोषण व घटनाओं पर वह ज़्यादा लिखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।